Hello everyone, welcome to the today's class. In today's class we are going to discuss about scope of pharmacy. Okay, so everybody from your class is very curious about the scope of pharmacy, whether they selected a good field or not. Even there are so many students, they haven't take admission in the pharmacy field or B pharmacy or diploma in pharmacy. Okay, but they are moving into the 12th class and still they are searching about the field, which field they want to choose. Okay, and which one is the best field. There are so many students who haven't get the success in the NEET exam. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि मेडिकल एग्जाम में सक्सेस नहीं मिली है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। और जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और इवन मैथ्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो जो लोग इंजीनियरिंग चूज़ नहीं करना चाहते और जो मेडिकल में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके पास में कुछ फील्ड्स बचते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल फील्ड हो गया, नर्सिंग फील्ड हो गया, पैरामेडिकल फील्ड्स हो गए। तो उनमें से सबसे बेस्ट फील्ड कौन सा है? उनमें से एक सबसे बेस्ट फील्ड जो है वो फार्मेसी है। तो आइए देखते हैं कि फार्मेसी में अगर आप एंट्री कर रहे हैं या एंट्री कर चुके हैं, तो उसके बाद आपके करियर बनाने के आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ देखिए, फार्मास्यूटिकल फील्ड ऐसा फील्ड है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये रेसेशन प्रूफ फील्ड है। ओके, अभी आपने देखा कि कोरोना आया और सभी लोगों की जॉब्स चली गई। ओके, जो अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहे थे उनकी जॉब्स चली गई, उनको कंपनीज ने निकाल दिया। बट फार्मास्यूटिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि रेसेशन प्रूफ है। इवन कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो था वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की ज़रूरत थी। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज थी या इंडियन फार्मा कंपनी थी, उन्होंने बोनस भी दिया इवन इस दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि ये फील्ड ऐसा है, आप कभी भी दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए, इस फील्ड में कभी भी आपका जॉब लॉस नहीं होगा। ये बात तो आप समझ जाइए, क्योंकि हमने अभी कोरोना देख लिया है, इससे बड़ा और क्या होगा। ओके, और इससे बड़ा भी होगा तो भी आप मेडिसिन की ज़रूरत तो सभी को होगी। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अब आपके पास में इसमें बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे, आप लोगों का हर एक स्टूडेंट का अपना एक इंटरेस्ट होता है, उसकी एक अपनी नेचर होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के फील्ड हैं, वो किस तरह का जॉब करना चाहता है। ओके, और उसको किस तरह के जॉब में सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, और उसका इंटरेस्ट किस में बनेगा। क्लियर? तो इन सभी बातों को हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी, किस तरह की जॉब मिलेगी। ओके, सो फार्मास्यूटिकल फील्ड इज अ फील्ड वेयर यू कैन गेट बोथ काइंड ऑफ जॉब। ओके, गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर जॉब। ओके, सो जस्ट लुकिंग द फील्ड, कौन कौन से फील्ड्स हैं, दे आर सो मेनी फील्ड, टाइप ऑफ फील्ड्स इन विच यू पीपल आर कैन गेट द जॉब। ओके, सो पहले मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से फील्ड के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर ही आप जॉब ले सकते हैं। और ये एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ पर आप अगर ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उसके बाद ऐसा भी है कि आप चाहे फार्मास्यूटिकल में जॉब करें, चाहे नॉन फार्मास्यूटिकल जॉब के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सेक्टर हैं। पहले एक वन बाय वन हम एक एक सेक्टर को देखते जाते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो देखिए, पहला जो हमारा है, गवर्नमेंट जॉब्स आप ले सकते हैं। ओके, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री, उसमें आप जॉब ले सकते हैं। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर कि ड्रग्स को डिस्कवरी करने के लिए काम किया जाता है, वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग, ड्रग्स के लिए जो मार्केटिंग करती फार्मास्यूटिकल कंपनी। देन पैकेजिंग, देन क्लिनिकल रिसर्च। ओके, then intellectual property right, education industry. Okay, then pharmacovigilance is the another option, medical coding, medical device industry. Okay, entrepreneurship, scientific media writing. Okay, as well as KPO industry and cosmetic production industry, as well as freelancer. Okay, so these are some options I give you. One by one we are discussing each and every one. Okay, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो फार्मास्यूटिकल फील्ड में अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं या बी फार्मा करते हैं, तो उसके बाद में आपको कौन सा जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप देखिए। तो सबसे पहला जो है हमारा फार्मासिस्ट। ओके, सो गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आपने अगर बी फार्मा किया और डिप्लोमा किया,
तो जो फार्मासिस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है और बी फार्मा ऑटोमेटिकली उसमें एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की जॉब आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाती है। जनरली एक हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें 5 से 10 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। ओके, सो ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारा जो है फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे कि राजस्थान में है और बहुत सारे इंडिया के स्टेट हैं जहाँ पर कि फ्री मेडिकल की स्कीम है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने फार्मासिस्ट अपॉइंट किए हैं, वह परमानेंट भी पोस्ट होती है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी पोस्ट होती है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है, ऑलमोस्ट जो सैलरी का पैकेज रहता है वो सेकेंड ग्रेड टीचर्स जो होते हैं उनके बराबर जो यहाँ पर वो पैकेज होता है। और अब 7th पे कमीशन और आने वाले टाइम में 8th पे कमीशन और आगे बढ़ता जाएगा तो सैलरी बढ़ती जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जनरली होता क्या है, फार्मासिस्ट में आपको शॉप पर जो मेडिसिन गवर्नमेंट की जो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर शॉप पर आपको एज ए फार्मासिस्ट अपॉइंट किया जाता है और वहाँ पर अलग अलग आपकी ड्यूटीज़ होती हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्लियर? देन आप देखिए ड्रग इंस्पेक्टर बहुत ही एक बहुत बड़ी पोस्ट है और यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर मीन्स आप इंस्पेक्ट करते हो जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर किस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इवन जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री हैं वहाँ पर नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके, सो हर एक जो भी डिस्ट्रिक्ट होती है इंडिया के अंदर वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 जो हैं ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बी फार्मा की क्वालिफिकेशन होती है प्लस 18th मंथ का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट जो है जब उनकी पोस्ट वैकेंट होती है तो यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। ओके, और उस वैकेंसी निकालने के बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है। वो एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप टॉप करते हैं जितनी भी सीट्स हैं, तो आपका एज ए ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट होता है। ओके, सो बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है और काफ़ी लोग इसके लिए जी जान लगा देते हैं। देन हमारे पास में ड्रग केमिस्ट है। ड्रग केमिस्ट जो होता है बी फार्मा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए। तो जितनी भी गवर्नमेंट की प्रोडक्शन हाउस हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्शन हाउस हैं, इसके अलावा और बहुत सारे ड्रग लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर एज ए केमिस्ट की पोजीशन निकलती है जिसमें कि बी फार्मा जो बच्चा किया हुआ है वो एलिजिबल होता है। तो उसके लिए उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है। गवर्नमेंट में कोई भी जॉब निकलेगी आप लोगों को सभी को पता है कि यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, और अगर वो एग्ज़ाम में टॉप करता है तो एज ए ड्रग केमिस्ट बन जाता है। क्लियर? देन साइंटिस्ट की पोजीशन है। तो साइंटिस्ट की पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर बी फार्मा करने से जनरली नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर बी फार्मा करोगे आप, उसके बाद एम फार्म करोगे, एम फार्म के बाद में आपको यहाँ पर साइंटिस्ट की पोजीशन मिल जाएगी। तो हिंदुस्तान में CSIR लैब्स हैं, बहुत सारे रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं, तो उन सभी में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर साइंटिस्ट की पोजीशन निकलती है जहाँ पर एज ए फार्मास्यूटिकल साइंसेज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वहाँ पर भी आप लोगों की जॉब लग जाएगी। ओके, तो ये काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है और गवर्नमेंट सेक्टर में आप जानते ही हैं कि जॉब सिक्योरिटी रहती है। इसके अलावा देखिए नॉन फार्मा सेक्टर गवर्नमेंट जॉब क्या हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि नॉन फार्मा का बच्चा नॉन फार्मा में भी जा सकता है क्या। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन कि फार्मा हाउ अ फार्मा स्टूडेंट कैन मूव इनटू द नॉन फार्मा गवर्नमेंट जॉब। ओके, देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्योंकि फार्मा बहुत आसान पढ़ाई भी नहीं है, यहाँ पर आपको जी जान लगा के पढ़ाई करनी होगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकलते हैं जिनका कि फार्मा में वो उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम? एक्चुअली दीज आर द गवर्नमेंट एग्जाम इन ग्रेजुएशन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर कि ग्रेजुएशन मतलब कि 4 साल की डिग्री या 3 साल की डिग्री जो आपकी है, बी फार्मा वैसे 4 साल की डिग्री है, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया तो बैंक PO हो गया और बैंक क्लर्क हो गया। ओके, PO ऑब्लिक क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया आपका। सो यहाँ पर आप फाइट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए मेरे भी काफ़ी सारे सीनियर्स और क्लासमेट जो हैं उन्होंने बैंकिंग एग्ज़ाम दिए और आज वो SBI बैंक में और हमारे
बैंक में लगे हुए हैं और हमारी स्टूडेंट्स भी हैं जो कि बैंक में अभी एज अ बैंक पीओ लगी हुई हैं। इसके अलावा यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम होते हैं, तो आप अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो एज वेल एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो और बहुत तरह के जॉब्स आप में जा सकते हो। देन जो नॉन फार्मा सेक्टर के जॉब है जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम होता है, ओके, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, ओके, सो रेलवे के एग्ज़ाम में भी आप फाइट कर सकते हो। मतलब कि जहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा फील्ड है जो कि बच्चों को पता ही नहीं होता है, ओके, सो बच्चे इन सब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए कि जो रेलवे है उसमें जा सकते हैं। फार्मासिस्ट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट, रेलवे के अंदर फार्मासिस्ट की जॉब निकलती हैं, ओके, तो वो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब में ही आता है। हॉस्पिटल हो गए, रेलवे हो गया, अलग अलग इंश्योरेंस ब्यूरोज हो गए, सभी इसके अंदर अलग अलग फार्मासिस्ट की जॉब्स निकलती हैं, तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं नॉन फार्मा गवर्नमेंट जॉब्स की, तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ओके, एंड अलग अलग प्राइवेट कंपनी होती हैं गवर्नमेंट के, मिनी रत्न हैं जैसे कि कोल इंडिया हो गया, और गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं तो वहाँ पर भी एज ए फार्मासिस्ट की जॉब निकलती हैं। और ग्रेजुएशन लेवल पर आप किसी भी और जॉब में भी जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने बी फार्म किया, एम फार्म किया और वो एजुकेशन में रजिस्ट्रार्स की पोस्ट होती है वहाँ पर चले गए। तो इस तरह से काफ़ी सारी पोस्ट है जहाँ पर कि आप नॉन फार्मास्यूटिकल फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे इस तरह के फील्ड में जाना चाहते हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं, ओके। सो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए फील्ड ओपन नहीं है। बैंकिंग कहते ही बच्चों को लगता है कि फार्मा का बच्चा बैंकिंग में कैसे जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंकिंग इज़ ओपन फॉर आफ्टर ग्रेजुएशन, ओके। सो डोंट थिंक अबाउट दैट। नाउ मूविंग ऑन द पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो यहाँ पर आप देखिए जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, pharmaceutical production industry. So as you know there are so many production industry और India is the hub. Nowadays India is the hub. अभी आप देखिए कोरोना के टाइम पे इंडिया ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है कितनी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट की, ओके, क्लियर। अमेरिका को दी हमने, रूस को दी, अलग अलग कंट्रीज़ को हमने एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इंडिया इज़ अ बेसिकली वी कैन से हब, क्योंकि इंडिया में जो है ड्रग का प्रोडक्शन चीप है, ड्रग की कॉस्ट कम होती है, ओके, दैट्स वाई you can choose production industry. And in production industry we have a various different department like production executive, प्रोडक्शन बेसिकली जहाँ पर प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर एज एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपको लग सकती है। दैन द अदर डिपार्टमेंट इज क्वालिटी एश्योरेंस, दैन क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट। सो दे आर सो मेनी डिपार्टमेंट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, मैंने उनमें से कुछ ही आप लोगों को शो किए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे आप लोगों का प्रमोशन होता रहता है। सबसे पहले आप लोएस्ट ट्रेनी लेवल की पोस्ट में जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता रहेगा। तो जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती हैं वहाँ पर आप को प्रमोशंस मिलते रहते हैं और 10 to 20%, 30% भी इंक्रीमेंट मिलते रहते हैं पर ईयर, ओके। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छे फील्ड है प्रोडक्शन में। आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की, वहाँ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस है कि जो भी डिपार्टमेंट है, मींस क्वालिटी एश्योरेंस ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जो भी ड्रग बनकर आई है वो सारा उसकी क्वालिटी को अश्योर करता है, ओके। जो पैरामीटर फुलफिल होने चाहिए वो क्या फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं प्रोडक्शन होने के बाद। तो हर एक बैच जो बनता है, जैसे कि टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, इंजेक्टेबल्स हो गए, तो उन सबके जो बैच बनते हैं हर एक बैच में से सैंपल लिए जाते हैं और वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। तो इसमें एश्योरेंस में इस तरह से काम किया जाता है। काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें रहने वाले लोगों से दूसरे प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के लोग डरते भी हैं, क्योंकि ये सभी जगह चेकिंग करने जाते हैं, ओके, क्लियर। सो इसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल में फीमेल्स के लिए अच्छा है, फीमेल को, क्योंकि ये एक सिटिंग जॉब है तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है। वहीं पर लैब में क्वालिटी कंट्रोल, जो भी आपके रॉ मटेरियल आया, जैसे कि पैरासीटामोल बनानी है तो पैरासीटामोल केवल पैरासीटामोल केमिकल से नहीं बन जाएगी, उसके साथ में कुछ बाइंडर्स भी होंगे, कुछ और कंपोनेंट्स भी होंगे, कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाएंगे, तभी पैरासीटामोल की टैबलेट बनेगी। तो जो भी कंपोनेंट रॉ मटेरियल आया उसकी चेकिंग की जाएगी। तो इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है मटेरियल को चेक करता है, ओके। इन्वेंट्री कंट्रोल, इसी तरह से जो रॉ मटेरियल आता है और किस तरह से इन्वेंट्री का कंट्रोल किया जाता है कंपनी के अंदर, तो वो सारा प्रोडक्शन
इंडस्ट्री के अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पर बात रही सैलरी की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब देखिए बी फार्म करने के बाद बच्चा इसमें मूव कर सकता है, बी फार्म करने के बाद बच्चा इसमें मूव कर सकता है। ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि अगर आपने बी फार्म करने के बाद एंट्री की है तो ऑलमोस्ट आपका सैलरी लेवल क्या होगा। सो आप यहाँ मान के चलिए कि 2.5 लाख से 3.5 लाख तक आपको इनिशियल पे मिल जाएगा, बट वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी। आपने छोटे प्रोडक्शन हाउस में एंट्री की है या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एंट्री की है, और या इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है उसमें एंट्री की है। तो अलग अलग कंपनीज़ के लेवल हैं। तो प्रोडक्शन हाउसेस सभी तरह के हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन हाउसेस हो गया या हर्बल प्रोडक्शन हाउस हो गया। तो बहुत सारी वैरायटी है इंडिया में, बहुत टॉप 500 कंपनीज़ भी इंडिया की जो है वो भी काफ़ी सारा अच्छा हमारे पास में ऑप्शन है वहाँ पर जाने का। तो बी फार्मा करने के बाद में अलग अलग लेवल हैं, इनमें आप जा सकते हैं। ओके, सो आपकी शुरुआत जो होगी वो मैंने आपको रेंज बताई थी वहाँ से होगी, और उसके बाद में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी जगह जा सकते हैं। इवन आपके पास में ओनली बी फार्मा करने के बाद भी आप फॉरेन में भी जा सकते हो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में। जैसे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, मेरे क्लासमेट्स भी बी फार्म के बाद में वो कुछ टाइम उन्होंने 5-6 साल उन्होंने इंडिया में काम किया, और उसके बाद उन्हीं की कंपनी ने उनको फॉरेन में उनकी यूनिट में शिफ्ट कर दिया। ओके, दैन वो वहाँ पर मूव कर गए और आज काफ़ी अच्छा पैकेज उनका है। ओके, हो सकता है उन्होंने बाद में कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अपनी गेन भी की हो, फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फील्ड। देन हम मूव करते हैं, द अनदर पोर्शन इज व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली पहले समझिए होता क्या है। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो एरिया है जहाँ पर कि क्या किया जाता है, किसी ड्रग को कैसे बनाया जाएगा और नई जो ड्रग है उसका अप्रूवल कैसे किया जाएगा, किसी डोजेस फॉर्म को, जैसे कि टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, तो उसको किस तरह से उसके पहले उसके बारे में रिसर्च की जाएगी। ओके, कि क्या उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, क्या वो उसमें ड्रगेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें, ये सारी बातें आप लोग आगे धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और आने वाले समय में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जो है बेसिकली ड्रग का डेवलपमेंट प्रोसेस है कि किस तरह से ड्रग को डेवलप किया जाएगा, उसको अप्रूव कराया जाएगा। हिंदुस्तान में अलग बॉडी है ड्रग को अप्रूव करने की, और वर्ल्ड वाइड अलग अलग बॉडीज़ हैं, उनसे किस तरह से अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर वही टेस्टिंग की जाती है, बेसिकली यहाँ पर रिसर्च की जाती है। ओके, सो रिसर्च के बहुत सारे, दे आर सो मेनी डिपार्टमेंट ऑफ द रिसर्च, लाइक ड्रग सिंथेसिस, जहाँ पर कि केमिस्ट जो होते हैं वो जाते हैं। जैसे कि आपने अगर बी फार्मा के बाद एम फार्म किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री की, देन यू पीपल आर एलिजिबल टू मूव इन ड्रग सिंथेसिस डिपार्टमेंट। ओके, सो जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन बी फार्म के बाद एम फार्म जो बच्चा करता है, जनरली वही के ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर मूव करने के। ओके, सो एफ.एन.डी मीन्स फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, सो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट है क्या, बेसिकली यहाँ पर कि जो डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म जैसे कि टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, पेरेंट्रल्स हो गए, ओके, सेमी सॉलिड डोजेस, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गई। ओके, सो अलग अलग तरह की डोजेस फॉर्म के बारे में स्टडी की जाती है, उसको फॉर्मुलेशन होगा या नहीं होगा। टैबलेट जो किसी ड्रग की बनाई जा रही है, क्या उसको कैप्सूल में भी बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता, उसकी कौन सी डोजेस फॉर्म जो है वो मोर एंड मोर सुटेबल होगी, और पेशेंट के लिए क्या कंप्लायंस रहेगा, पेशेंट किस तरह की डोज में जो है उसको बहुत ज़्यादा कंप्लायंस होगा, तो वही सब किया जाता है। सो बेसिकली एफ.एन.डी में बहुत ज़्यादा सुटेबल कौन होते हैं, द पर्सन हु आर डूइंग एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स। ओके, सो ये अलग अलग ब्रांचेज हैं, आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि फार्मा की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। ओके, सो एफ.एन.डी में फार्मास्यूटिक्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं और कैंडिडेट हैं वो जा सकते हैं। देन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट मीन्स प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, ड्रग की सिंथेसिस की जाएगी, डोसेस फॉर्म को चेक किया जाएगा, देन उसके बाद में जो है हम ह्यूमन ट्रायल से पहले एनिमल्स पर ट्रायल करते हैं, उन पर स्टडी करते हैं। सो ऑल दिस एस्पेक्ट कवर्ड इन द प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर एनिमल में स्टडी की जाती है, जैसे कि रैट हो गए, माइस हो गए, गिनिया पिग्स हो गए, कैट हो गई, डॉग हो गए। ओके, तो उन पर सभी पर स्टडी की जाती है ड्रग्स की। सो यहाँ पर जनरली कौन से स्टूडेंट्स जा पाएंगे, द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी। ओके, सो यहाँ पर जा सकते हैं। देन
QA एंड QC मैं बता ही चुका हूँ, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। ओके, सो यहाँ पर भी रिसर्च एंड R&D में और F&D में सभी डिपार्टमेंट के अंदर QA एंड QC होता है। ओके, एंड देन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, दिस इज अनदर डिपार्टमेंट इन द R&D। ओके, और ये एक अलग सेगमेंट भी होता है। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर बेसिकली है क्या, इसको चाहे आप R&D में रखें या इसको आप अलग भी एक अलग से सेक्शन भी कर सकते हैं इसको। ओके, मैंने इसमें ही इंक्लूड कर दिया है। सो जनरली ड्रग रेगुलेटरी अफेयर क्या है, एवरी कंट्री हैज़ देयर रेगुलेशन, हर कंट्री के अपने लॉ हैं। सपोज करिए किसी कंपनी को, जैसे हमारे यहाँ पर सन फार्मा है या डॉक्टर रेड्डी है, उनको इंडिया में कोई ड्रग अप्रूव करानी है तो इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना होगा। अगर यही उनकी ड्रग जो है उनको अमेरिका में अप्रूव करानी है तो उसके अकॉर्डिंग उनको रूल्स के लिए अकॉर्डिंग उनको सारे फॉर्मुलेशंस बनाने होंगे। ओके, वो सारे रूल फॉलो करके उनको तैयार करना होगा और वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ पर उनको अप्रूवल के लिए अपनी एप्लीकेशंस डालनी होगी। ओके, तो यही काम होता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स वाले कैंडिडेट का। तो ये भी काफ़ी वाइट कॉलर जॉब इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली जो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में हैं उनको लेबोरेटरी में वर्क नहीं करना होता है। ओके, दे आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स। ओके, तो यहाँ पर एक असाइन जॉब होता है, उसी जॉब को वो करते हैं, 9 to 5 जॉब है। ओके, सो यहाँ जो ऊपर वाले जो मैंने आपको सेगमेंट बताया, दीज सेगमेंट्स आर द लेबोरेटरी वर्क, यहाँ पर आपको लेबोरेटरी वर्क करना होगा। जबकि ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कि कंप्यूटर वर्क करना पड़ेगा, आपको गाइडलाइंस लर्न करनी पड़ेगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ की क्या गाइडलाइन है, यूरोपियन कंट्रीज़ की क्या गाइडलाइंस हैं। ओके, सो अलग अलग एशियन कंट्री की क्या गाइडलाइन है, तो वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो काफ़ी बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। ओके, सो अब अगर हम सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 3.5 लाख से आप मिनिमम पैकेज मान के चलिए, और कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। कोई अगर छोटी कंपनी है तो उसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, पर जनरली 3+ से ऊपर अलग अलग पैकेजेस होते हैं। और हायर पैकेज की मैं कोई आपको लिमिट नहीं बता रहा, वो अलग अलग हो सकता है, मैं लोएस्ट बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर R&D में आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करके ही ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, एंड देन यू कैन डू PhD। तो यहाँ A से लेकर जो D वाले C तक का सेगमेंट है, यहाँ पर PhD भी आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ जो QA एंड QC हैं और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर हैं, यहाँ पर आप चाहे PhD करें ना करें तो भी आपके इंक्रीमेंट्स चलते रहेंगे। ओके, एंड ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो आगे अपने आप को किस तरह से ले जाना चाहते हैं, और दैट ऑल्सो डिपेंड कि जब वो जॉब कर रहे हैं तो उनको पता लग जाता है कि और उनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है क्या। ओके, सो दिस इज द अनदर फील्ड। क्लियर? सो अब बात करते हैं मार्केटिंग फील्ड की। नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास में है दैट इज व्हाट, मार्केटिंग। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केटिंग फील्ड क्या है। देखिए कोई भी कंपनी है अपनी ड्रग बना रही है तो उसको उस ड्रग को मार्केट करना पड़ेगा। ओके, सो दे आर टू काइंड ऑफ फील्ड विद इन द मार्केटिंग। सो हर कंपनी के अंदर 2 तरह की टीम्स होती हैं, वो डिज़ाइन करती है कि किस तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। सो सपोज किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको वो लॉन्च करना चाहती है, तो वो किस तरह से लॉन्च करेगी, तो उसकी एक पूरी स्ट्रेटजी बनेगी। तो उसके लिए प्रोडक्ट मार्केटिंग कंसल्टेंट या PMT, प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती हैं। ओके, सो इस तरह की जो टीम होती है इसमें भी काफ़ी अच्छी हायर सैलरी मिल जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फील्ड। यहाँ पर पूरी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, लाइक ब्रोशर्स तैयार किए जाएंगे और एडवर्टीजमेंट तैयार किए जाएंगे, उसके लीफलेट्स तैयार किए जाएंगे। डॉक्टर्स के सामने किस तरह से ड्रग को रिप्रेजेंट करना है पूरी इंडिया लेवल पे या पूरी कंट्री लेवल पे, वो किस तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे उसकी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। सो वन ऑफ माई क्लासमेट इज़ ऑल्सो इन दिस। उन्होंने यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, B फार्मा के बाद MBA फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग या इस तरह से MBA करना पड़ेगा मार्केटिंग के अंदर। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड फील्ड, और सैलरी का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट आप 4 to 5 लाख के पैकेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पर आसानी से। देन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपको जिसको हम MR बोलते हैं, या कहीं कहीं पर इसको बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव भी बोल दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पर भी अलग अलग पोजीशंस हैं। MR आपने देखा ही होगा, तो यहाँ पर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब ऐसी है जो डिप्लोमा फार्मेसी भी कर सकता है और B फार्मेसी भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दे आर वेरियस पोजीशन। सबसे पहले जो भी बच्चा है उसको क्या करना पड़ेगा,
डिग्री अपनी करनी पड़ेगी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, फिर उसका एक्सपीरियंस होगा, देन मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर एंड कंट्री मैनेजर। ओके, सो अलग अलग प्रमोशंस की कैटेगरी मैंने आप लोगों को बता दी। एंड सैलरी लेवल जो आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूटिव पर अगर हम मान के चलें तो 15,000 पर मंथ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, प्लस इंसेंटिव अलग होते हैं। ओके, एंड कंपनी टू कंपनी वेरी, अगेन सेम थिंग, अगर आप एमएनसी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिल सकती है, और अगर आप छोटी कंपनी में हैं, किसी स्टेट लेवल की कंपनी में हैं, तो उसमें आपको थोड़ी कम सैलरी मिल सकती है। सो डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। ओके, देन मूविंग ऑन द पैकेजिंग फील्ड। ओके, सो पैकेजिंग क्या है? एज वी नो, पैकेजिंग आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम में पैकेजिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, हर कोई जो है अच्छी पैकेजिंग जब होती है प्रोडक्ट की, उसी को परचेज करना चाहता है। जैसे कॉस्मेटिक हो गया, या फार्मास्यूटिकल में ड्रग की पैकेजिंग हो गई, या फूड की पैकेजिंग हो गई। सो पैकेजिंग इज़ अनदर डिपार्टमेंट जहाँ पर कि आप लोग जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देयर इज़ ए वन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा पैकेजिंग में, बी फार्म करने के बाद में देयर इज़ ए वन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई में है। तो वहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ओके, 6 मंथ कोर्स कर सकते हैं और आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए ना केवल फार्मास्यूटिकल और किसी भी फील्ड के जो किसी भी फील्ड में जाने के लिए आप लोगों के लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो ड्रग की पैकेजिंग हो गई, कॉस्मेटिक आप लोगों को पता ही है कितनी अच्छी तरह से पैकेजिंग होके आता है कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक में पैकेजिंग का यू नो वेरी वेल हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पैकेजिंग इज़ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है पैकेजिंग। फूड की पैकेजिंग आप लोगों को पता ही है, जैसे कि अंकल चिप्स आ रहे हैं या किस तरह से पैकेजिंग आ रही है, उस पर किस तरह डिज़ाइंस होती हैं, कितनी अट्रैक्टिव डिज़ाइंस होती हैं। सो यहाँ पर आप 2 काम स्टार्ट कर सकते हैं, वेदर यू कैन गेट द जॉब इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड यू कैन स्टार्ट योर ऑन पैकेजिंग हाउस। ओके, सो दे आर सो मेनी मशीन्स, फार्मास्यूटिकल एक्सपो लगते हैं, वहाँ पर आप जाके देखिए वो किस तरह की मशीनरी आती है, वो आप मशीन परचेज कर लिए। इफ़ यू आर फाइनेंशियली साउंड, अगर आप फाइनेंशियली साउंड है तो पैकेजिंग इंडस्ट्री या पैकेजिंग का जो अपना खुद का हाउस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी जो सैलरी है वो 2.5 लाख से आप 2 लाख से और 2.5 लाख से मिनिमम स्टार्टिंग मान सकते हैं, और आगे उसमें जा सकती हैं। वेरी ग्रेट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड कितना आपका एक्सपीरियंस है उसी पर आपको सैलरी इंप्रूव होती मिलेगी। ओके, सो पैकेजिंग में भी आप लोग जा सकते हैं। देन हम मूव करते हैं क्लिनिकल रिसर्च पर। तो यहाँ पर आप देखिए क्लिनिकल रिसर्च जो है दैट व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इट इज़। ओके, सो देखिए क्लिनिकल रिसर्च कैसा फील्ड है। क्लिनिकल रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कि आप लोगों को क्या करना होता है, बेसिकली पहले ये जानिए। ओके, सो इन दिस फील्ड व्हाट द पीपल आर डूइंग मीन्स जनरली प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट आपने यहाँ पढ़ा। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट के बाद में जब ड्रग अगर एनिमल पर उसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है या लीस्ट टॉक्सिसिटी है, देन वो ह्यूमन पर ट्रायल की जाती है। ओके, जैसे अभी आपने कोरोना के टाइम पर देखा बहुत सारी ड्रग्स की ट्रायल चल रही हैं, तो इसी तरह से कोई भी ड्रग अगर मार्केट में आई है तो उसकी ह्यूमन्स पर ट्रायल चलती हैं। ओके, सो यहाँ पर ये वही फील्ड है जहाँ पर कि ह्यूमन ट्रायल्स को कंट्रोल किया जाता है या पूरा उसको चेक किया जाता है, उसके पूरे प्लान्स बनाए जाते हैं, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल कैन एंटर एंड व्हाट इज़ द फील्ड इट इज़। सो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट होते हैं जो कि लाइजनिंग करते हैं डॉक्टर और कंपनी के बीच में, कंपनी अपॉइंट करती हैं और वो डॉक्टर्स और साइट्स कौन से हॉस्पिटल में होनी है, कौन कौन से डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं। एंड क्लिनिकल डाटा मैनेजर, जो भी डाटा आया है क्लिनिकल रिसर्च का, ओके, तो उस डाटा को क्या किया जाता है, मैनेजर मतलब कि यहाँ पर माइनिंग की जाती है डाटा की, और लाइक स्टेट्स लगाया जाता है, कैलकुलेशंस होती हैं, इसके अलावा डाटा को स्टोर किया जाता है ताकि उसके रिजल्ट्स पता लग सके कि क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या रिजल्ट्स हैं। ओके, दैन क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कि पूरी ट्रायल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, सो किस तरह की ट्रायल करनी है, ब्लाइंड ट्रायल करनी है, प्लान करना है, अप्रूवल लेना है, वो सारा काम जो है कंपनीज करती हैं और उन्हीं में ये लोग अपॉइंट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किस तरह के स्टूडेंट्स इसमें जा सकते हैं, एम फार्म जिन्होंने फार्माकोलॉजी में किया है या बी फार्म प्लस क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा किया हुआ है। ओके, बी फार्म प्लस क्लिनिकल रिसर्च डिप्लोमा, या फिर एम फार्म फार्माकोलॉजी या फार्मेसी प्रैक्टिस। ओके, एम फार्म में अगर आपने फार्मेसी प्रैक्टिस में एम फार्म किया है या फिर
if you are completed in pharmacology as well as B Pharm student plus डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च. ओके, सो सैलरी काफ़ी अच्छी है. सैलरी ऑलमोस्ट 3 लाख से अगर हम मिनिमम मान के चलें तो अलग अलग कंपनीज़ हैं. वही मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कंपनी के लेवल पर डिपेंड करेगा. सो मिनिमम पैकेज ही मैं आपको बता रहा हूँ, हाईएस्ट पैकेज की कोई लिमिट नहीं है. ओके, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड फील्ड. यहाँ पर भी आपको कुछ, इसमें भी कुछ ऐसे फील्ड है जहाँ पर कि जैसे क्लिनिकल डाटा मैनेजर, यहाँ पर आपको केवल डाटा पे मीन्स कंप्यूटर वर्क करना है. और क्लिनिकल ट्रायल्स एग्जीक्यूटिव भी होते हैं यहाँ पर. ओके, सो क्लिनिकल ट्रायल एग्जीक्यूटिव पेशेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं. ओके, और फिर लेबोरेटरी में उसको प्रोसेस किया जाता है. देन इसी तरह से सभी लोग इसको मैनेज करते हैं. क्लियर? सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री. मैं हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसको क्विकली और शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही क्लास में सब चीज़ों का पता लग जाए. देन मूविंग ऑन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है. बहुत बच्चे इस फील्ड के बारे में जानते नहीं हैं एंड दे आर नॉट मूविंग इनटू दिस फील्ड. ओके, सो बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. अब यहाँ पर समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है बेसिकली. सो देखिए, कोई भी जो ड्रग है वो ड्रग जब कोई कंपनी बनाती है, जैसे न्यू मॉलिक्यूल बनाया है, जैसे कि कोरोना के लिए नई दवा बनाई. ओके, सो जो भी कोरोना के लिए नई दवाएं बनाई हैं उनका उस कंपनी ने पेटेंट लिया है. कोई भी दूसरी कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती है. ओके, क्लियर? तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी जिसने भी बनाई है, जिस कंपनी ने बनाई है, उसका पेटेंटेड प्रोडक्ट हो जाता है. तो उसी पेटेंट के लिए कुछ पेटेंट रूल्स होते हैं. पेटेंट एक्ट है, जैसे इंडिया में पेटेंट एक्ट है. ओके, सो उसके पेटेंट एक्ट 1971 है, उसके बाद उसका अमेंडमेंट हुआ. ओके, सो यहाँ पर उसके लिए उनकी गाइडेंस के लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है. हर एक कंपनी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहीं उनके इन्फ्रिंज ना हो जाए, कोई कंपनी उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इन्फ्रिंज ना कर दे. तो इसके लिए कंसल्ट हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, वेदर इट इज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी और वेदर इट इज़ अ नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी रिक्वायर IPR कंसल्टेंट. ओके, यहाँ आप ध्यान दीजिए, दिस इज़ द फील्ड जो कि आप लोगों को फार्मास्यूटिकल और नॉन फार्मास्यूटिकल दोनों में ही आप लोगों को ओपन कर देगा. ओके, आपके ऑप्शन ओपन कर देगा. बट बिकॉज यू आर फ्रॉम द फार्मा फील्ड, तो आपका साइंटिफिक फील्ड के अंदर आपकी मास्टरी हो जाएगी. तो यहाँ पर करना क्या होता है, देखिए 3 तरह के ऑप्शंस हैं. द वन ऑप्शन इज यू कैन बिकम अ पेटेंट एजेंट. ओके, सो इंडिया में इसको पेटेंट एजेंट बोला जाता है और वर्ल्ड वाइड इसको पेटेंट अटॉर्नी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? पेटेंट अटॉर्नी. अटॉर्नी मीन्स एडवोकेट. ओके, पेटेंट एडवोकेट. तो यहाँ पर आप एडवोकेट भी बन सकते हैं. एडवोकेट किस तरह से बनेंगे? अब आप समझ लेंगे फार्मा हमने किया और हम एडवोकेट बन गए. एडवोकेट किस तरह से बनेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो इंडिया में जो पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम कराया जाता है. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जो हमारा IPR का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम साल भर में एक बार कराता है. इसका पेपर होता है. ओके, तो ये पेपर आप B फार्मा के बाद भी फाइट करें, M फार्मा के बाद भी फाइट करें, आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तो यू आर अ सर्टिफाइड पेटेंट अटॉर्नी और एजेंट. ओके, so there are so many less number of people who are a patent agent. okay, so patent agent बनने के बाद में आप अपना किसी कंपनी में आज अपनी जॉब कर सकते हैं. जैसे ये एक तरह से वैसे ही हो गया जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं. ओके, सो वो चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी में जॉब भी करते हैं और अपना खुद का एक कंसल्टेंसी सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो सिमिलर टू दैट, so patent agent can do their job in the company as well as they can start their consultancy. okay, so again this is a very lucrative field. okay, काफ़ी lucrative field है और इंडिया में इसके स्पेशलिस्ट कम हैं. ओके, इंडिया में काफ़ी कम स्पेशलिस्ट हैं इसके. ओके, then you can also join IPR consultants, you can also become a IPR consultant. तो यहाँ पर फार्मा नॉन फार्मा सभी में पेटेंट एजेंट की ज़रूरत होती है. ओके, सो फार्मा कंपनीज हो गई, कॉस्मेटिक कंपनीज हो गई, नॉन फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया. ओके, और बहुत तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पर कि पेटेंट कराए जाते हैं. तो सभी में आप लोग जा सकते हैं और हर एक कंपनी के अंदर IPR डिपार्टमेंट होता है. ओके, ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ गुड कंपनी हैज़ देयर ओन IPR डिपार्टमेंट. जिनके पास अपना IPR डिपार्टमेंट नहीं है, दे आर टेकिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम द अदर
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दिस इज वेरी गुड फील्ड और यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलती है. देन थर्ड इंपॉर्टेंट वन इज एलपीओ. एलपीओ आप समझिए, एलपीओ क्या है? दीज आर व्हाट? लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी. लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी. लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है? जैसे आपने बीपीओ का नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो इसी तरह से जैसे इन्फोसिस हो गया या टेक महिंद्रा हो गई, टीसीएस हो गई, तो ये बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनी है वो उनकी एलपीओ यूनिट होती हैं. ओके, उनकी क्या होती है? एलपीओ यूनिट होती हैं और वो पेटेंट एजेंट्स को हायर करती हैं, या जो भी स्टूडेंट उन्होंने आईपीआर में एमएससी किया हुआ हो, तो यहाँ पर आप बी फार्म करने के बाद में आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में एमएससी कर सकते हैं, या पेटेंट एक्ट के अंदर आप अपनी डिग्री कर सकते हैं. कुछ दे आर सम डिप्लोमा कोर्सेज फ्रॉम द नलसार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद एज वेल एज जोधपुर. काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आप बी फार्म के बाद में आईपीआर में कुछ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए और पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम फाइट कर लीजिए. तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा जो है बी फार्म के बाद आपका एक फ्लेवर अलग से हो जाएगा. तो ये एक काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री, इसमें भी आप जा सकते हैं और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है. अपना खुद का भी आप कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट वे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया. सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 3.5 to 4 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगी. एलपीओ में थोड़ा सा कम से स्टार्ट होके 2.5 से स्टार्ट होके और फिर आगे अलग अलग लेवल पर अलग अलग हो जाएगी. ओके, लुक ऑन द एजुकेशन इंडस्ट्री. इन एजुकेशन इंडस्ट्री यू हैव अ ऑप्शन फॉर टीचिंग. ओके, so how you can get the job in teaching? So you need to do the degree in B Pharm as well as M Pharm. Okay, if you are M Pharm, then you are eligible to teach in B Pharm colleges as well as diploma colleges. Okay, then and if you are only on the B Pharm, then you are eligible to teach in diploma colleges. Okay, so they in India there are so many diploma colleges. So B Pharm करके भी आप diploma college में पढ़ा सकते हैं. But I am giving you advice that at least you should do M.Pharm and then PhD so that you are more suitable for higher level colleges. Okay, so in teaching there are two options. You can teach in government sector as well as private sector. Okay, so private sector में आप लोग almost starting आपका हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ से. Okay, and it is depending on the colleges and university. If the private university is a good university and good house, then they can give a good salary, and if it is not that much good, then you can get a less salary. And in government sector, if you are a government teacher, then your salary, starting salary will be almost 7 lakh rupees per annum plus. Okay, and then if you are scientist, similarly scientist is also having a you require M.Pharm degree and if additional desirable qualification is PhD होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पर भी जो सैलरी आपकी होगी वो 6 लाख प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी इन स्टार्टिंग. ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप साइंटिस्ट हैं तो. Then just look on the another field. The another look field is what? Pharmacovigilance. Okay, so pharmacovigilance is also a very bright field or a very good option to enter into the IT industry. Okay, अब आप सोच रहे होंगे कि फार्मा का बच्चा आईटी में कैसे जाएगा, तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस. ओके, सो फार्माकोविजिलेंस क्या है? जैसे कोई भी कंपनी अपनी जो ड्रग होती है उसको अप्रूव कर देती है, थर्ड फेज के बाद में उसको अप्रूव कर दिया जाता है. देन फेज 4 भी होता है कि मतलब जो मास स्केल में जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. ओके, जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उस पर उस दवा का क्या असर हो रहा था. वर्ल्ड वाइड जो दवा लॉन्च हो चुकी, जैसे कि कोरोना में अगर जो नई दवा अप्रूव होगी है, फ्लेवीफ्लू जो है अप्रूव हुई है, तो उसका क्या असर होगा. इसी तरह से सभी डिजीज़ के लिए है, तो इसकी स्टडी की जाती है. ड्रग की टॉक्सिसिटी, सेफ्टी की स्टडी की जाती है फार्माकोविजिलेंस में. ओके, सो दे आर सो मेनी आईटी इंडस्ट्री. इनके पास में क्या होता है कि इनको अलग अलग फार्मा कंपनी से वर्क मिलता है. एंड देन लाइक इन इंडिया देयर इज टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, कॉग्निजेंट. ओके, ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है जो कि फार्माकोविजिलेंस में रिक्रूटमेंट करती हैं. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, you can do B Pharm and diploma in pharmacovigilance, or this is the one important qualification. And if you are M Pharm in pharmacology and additionally if you have a diploma in pharmacovigilance, that is good to get the job.
सो आप फार्मा करके आईटी कंपनी में मूव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी सैलरी जो है, अगर इनिशियल आप एग्जीक्यूटिव बी फार्म करके डिप्लोमा किया है फार्माकोविजिलेंस में तो आपका 3 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर रहे हैं देन यू कैन गेट 4 to 5 लाख प्लस सैलरी। सो इन दिस जॉब आपको कहीं जाना नहीं है और जनरली कंप्यूटर पर ही वर्क करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो वर्क है आपका, आपको इससे रिलेटेड फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पर वर्क करना आना चाहिए, जो कि आप लोगों को आप डिप्लोमा करते तो उसमें सिखा दिया जाता है। ओके, सो आईटी कंपनी में अगर आपको एंट्री करनी है, जो कि बहुत ही एक अच्छा सेगमेंट है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। जैसे आप टीसीएस में चले जाते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। सो यहाँ पर आप फार्माकोविजिलेंस एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ओके, और हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर रखने की भी बात चल रही है। ओके, सो गवर्नमेंट सेक्टर में भी यहाँ पर हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक फार्माकोविजिलेंस अगर ऑफिसर होगा तो गवर्नमेंट में भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएंगी। ओके, देन मेडिकल कोडिंग भी एक कोडिंग वर्ड से आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आईटी जॉब होगी। ओके, बट वर्क इज आईटी, वर्क जो है आईटी का ही वर्क है। बट यहाँ पर आप बी फार्म करके मेडिकल कोडिंग में अगर 2 मंथ और 3 मंथ का कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो बी फार्म करके भी आप बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं। ओके, सो मेडिकल कोडिंग भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। इवन अगर आपके पास मेडिकल कोडिंग का एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग द बी फार्म, ओके, देन यू कैन गेट द जॉब ऑफ फ्रीलांसिंग के जॉब आपको मिल जाएंगे। सो मेडिकल कोडिंग में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है मेडिकल कोडिंग में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली देखिए यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में क्या होता है, इंश्योरेंस है, हर एक पर्सन के पास में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कराती है। ओके, तो यहाँ पर जो भी पर्सन बीमार होता है उसका पेमेंट जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से होता है, तो उसकी बिलिंग प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ डिजीज़ की कोड होते हैं, हर एक डिजीज़ का अपना कोड है और उसका बिल प्रोसेसिंग है। ओके, तो जनरली मेडिकल कोडिंग भी एक तरह से बीपीओ का ही है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, जो कि पर्टिकुलरली मेडिकल कोडिंग का वर्क करती है। तो यहाँ पर इन लोगों को मेडिकल कोडिंग के स्टूडेंट रिक्वायर होते हैं जिनके पास में थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज हो, और वर्ल्ड वाइड एक संस्था है मेडिकल कोडिंग के लिए, वो आपको एग्जामिनेशन कराती है। अगर आप वो एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो फिर आप एक सर्टिफाइड मेडिकल कोडर हो जाते हैं और आपको बी फार्म के बाद में ही अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो बी फार्म के बाद में ऑलमोस्ट 15 to 20,000 की पर मंथ सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जो बच्चे प्रोडक्शन में नहीं जाना चाहते उन लोगों के लिए मेडिकल कोडिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो दे आर सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट ऑल्सो मूव इन टू द मेडिकल कोडिंग। आज की तारीख में वो काफ़ी अच्छी पोजिशन पर है मेडिकल कोडिंग में। ओके, then the another lucrative field is what, medical devices. ओके, जनरली बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेडिकल डिवाइसेस में भी वो जा सकते हैं क्या। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जनरली, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस बनाना तो इंजीनियरिंग फील्ड का काम है, बट यहाँ पर भी जो मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं, सच काइंड ऑफ फील्ड रिक्वायर फार्मास्यूटिकल पीपल। ओके, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है। सो अभी कुछ नाइपर जो है फार्मा का इंस्टीट्यूशन है, आप लोगों को पता ही होगा, उन्होंने मेडिकल डिवाइसेस में भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है। ओके, सो मेडिकल डिवाइसेस ये भी काफ़ी अच्छा फील्ड है और उभरता हुआ फील्ड है। हर एक कंट्री में अलग अलग नॉर्म्स और रेगुलेशन होते हैं मेडिकल डिवाइसेस को लॉन्च करने के लिए। तो वहाँ पर सारे ही फील्ड जैसे कि QA, QC, रेगुलेटरी, जैसे यहाँ पर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर है, उसी तरह से मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी अफेयर्स। सो इस तरह के फील्ड में भी आप लोगों को जॉब मिलता है। और मेडिकल डिवाइसेस में यहाँ पर जो आईटी कंपनी है, जैसे कि HCL टेक हो गया या कॉग्निजेंट हो गया या TCS हो गया, ये सभी जो है मेडिकल डिवाइसेस में जो है QA एंड QC की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे आर सम पीपल हु आर एंटर इनटू द मेडिकल डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। ओके, सो बहुत अच्छा पैकेज मिलता है यहाँ पर। ऑलमोस्ट अगर आपको QA का अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस में भी मिल सकता है आपको, बट इट इज़ फॉर द एक्सपीरियंस पीपल, नॉट फॉर द फ्रेशर्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड। और मेडिकल डिवाइस में ड्रग इंस्पेक्टर भी होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ओके, सो कम लोगों को पता है बट अच्छा फील्ड है। दैन मूविंग ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप, अब आप देखिए यहाँ पर फार्मा एक ऐसा फील्ड है जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एनकरेज करता है। किस तरह से एनकरेज करेगा ये,
जनरली जो बच्चे बी फार्म करते हैं या डिप्लोमा ही करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी शॉप ओपन करने के लिए ही डिप्लोमा करते हैं, ओके, उनका और कोई मकसद ही नहीं होता है। सो यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा फील्ड है जो कि आप लोगों को डिप्लोमा भी कर रहे हैं और डिग्री भी कर रहे हैं, उसके बाद आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, जो बच्चे फाइनेंशियली साउंड नहीं है वो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जो है अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। और थोड़े से अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो और अगर आप 4 से 5 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप मेडिकल शॉप भी ओपन कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि मेडिकल शॉप में बहुत अच्छा मार्जिन होता है, ऑलमोस्ट 20% से लेकर 40% भी सर्जिकल में मार्जिन होता है, तो काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली साउंड हैं और एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, ओके। देन आप देखिए ई फार्मेसी क्या है, आप लोगों को पता ही है आजकल आज के टाइम में, जैसे कि आपने 1mg देखा, नेटमेट्स देखा, दे आर सो मेनी ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर्स, ओके। सो ऑनलाइन फार्मेसी भी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फार्मेसी शॉप में आप अपनी चेन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी शहर में आप अच्छे फाइनेंशियली साउंड हैं तो आप अपने 4-5 स्टोर ओपन कर सकते हैं अपनी कंपनी ओपन करके, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन है। हॉस्पिटल से आपका अपना अगर लाइजनिंग हो जाती है तो वहाँ भी आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको अच्छा मार्जिन और अच्छी सेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये एक ऑप्शन है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि क्या हम बी फार्म के बाद में ये फार्मेसी शॉप डालें, नहीं हम नहीं डालते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको कि अपने ऑनर खुद बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जिनका इंटरेस्ट है, और फिर आने के बाद में वो बहुत सारे ऑप्शन उनको और मिल जाएंगे। दे आर पॉसिबिलिटीज व्हाट, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, एनालिटिकल टेस्टिंग सेंटर एंड लेबोरेटरी है फॉर रिसर्च सेंटर। सो प्रोडक्शन इंडस्ट्री, आप खुद अपने एक प्रोडक्शन हाउस डाल सकते हैं। अगर आपने कुछ साल किसी प्रोडक्शन कंपनी में वर्क किया है तो यू हैव अ नॉलेज, आपको नॉलेज मिल जाएगी और आप कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कुछ टैबलेट्स बना सकते हैं, इवन कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के प्रोडक्शन हाउसेस बना सकते हैं, ओके। फाइनेंशियली इसमें काफ़ी पैसा लगेगा, बट जो फाइनेंशियली साउंड है तो वो कर सकते हैं, ओके। सो ये एक ऑप्शन है। एनालिटिक टेस्टिंग सेंटर बना सकते हैं, जैसे कि आप, क्योंकि जैसे आप अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर आप एमफार्म करते हैं तो आपको काफ़ी सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्क करना पड़ेगा, यू विल एबल टू गेट द नॉलेज। तो यहाँ पर आप एनालिटिकल टेस्टिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं, ओके। इस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं जहाँ पर कि टेस्टिंग भी होगी और बायोअवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस की स्टडी आप कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल्सो, दे आर सो मेनी, आई नो दे आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क। इस तरह का वर्क किया जा सकता है। देन लेबोरेटरी फॉर रिसर्च, आप लेबोरेटरी फॉर रिसर्च के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो डायग्नोस्टिक किट है उनको बनाने के लिए उनके प्रोडक्शन हाउस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके। डायग्नोस्टिक किट्स, क्लियर एवरीवन। सो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इवन एंटरप्रेन्योरशिप में आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, इसे एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप में आप मेडिसिनल क्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड है, वो अपनी जो मेडिसिनल क्रॉप्स होती हैं, जैसे हर्बल जो क्रॉप्स होती हैं, ओके। आपने देखा कि आप रामदेव जी का आपने कोरोनिल का मेडिसिन देखी तो उनमें क्या है, मेडिसिन हर्बल मेडिसिन ही है, जैसे अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया। सो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो काफ़ी कॉस्टली आती है, तो आप उनकी फार्मिंग कर सकते हैं, ओके। और ये बहुत हाई अमाउंट में सेल भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, ओके। सो यहाँ पर भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, ओके। देन इफ यू आर मूविंग द अनदर फील्ड, दैट इज व्हाट, साइंटिफिक मीडिया, ओके। सो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बी फार्म करके हो सकता है कि उनका मीडिया में इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पर आप साइंटिफिक रिपोर्टर भी बन सकते हैं मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या होगा, यू कैन डू योर बी फार्म एंड आफ्टर दैट यू कैन डू अ डिग्री इन और डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर लीजिए तो आपको साइंटिफिक फील्ड में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ओके। सो देयर इज़ रिक्वायरमेंट, बहुत सारे ऐसे पीपल भी हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में भी डिप्लोमा नहीं किया है, बट दे आर रनिंग अ वेरी गुड इंटरनेट मीडिया हाउसेज एज वेल एज प्रिंट मीडिया हाउसेज, ओके।
सो फार्मा बेस है या बहुत सारे और अदर कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर वर्क कर रहे हैं हिंदुस्तान में. ओके, so then we are moving on the KPO. what is KPO? knowledge process outsourcing company. अभी मैंने आप लोगों को LPO बताया था, इसी तरह से KPO है. ओके, क्या है KPO? KPO इज व्हाट? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी. सो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी बिल्कुल उसी तरह है BPO की तरह, बट यहाँ पर क्या होता है, फार्मा कंपनी अपना वर्क असाइन करती है. तो यहाँ पर जनरली जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों का होता है M.Pharm. ओके, एंड जिनको अच्छी नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी फील्ड में है तो वो उनको प्रेफरेंस दी जाती है. तो कंपनी को, किसी कंपनी को अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसकी पहले से वो फोरकास्टिंग स्टडी करते हैं. ओके, तो सच काइंड ऑफ वर्क इज डूइंग इन द KPO इंडस्ट्री. तो KPO इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा पैकेज देती है यहाँ पर, क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड और उसी फील्ड से रिलेटेड काफ़ी और वर्क भी किए जाते हैं. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी जो स्टार्टिंग पैकेज होगा ऑलमोस्ट 5 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा. थोड़ा कम भी हो सकता है, बट जनरली 4.5 to 5 लाख अबाउ फ्रेशर को आपको यहाँ पर मिल जाता है. तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. यहाँ पर भी आपको लैब वर्क नहीं करना है और ओनली वर्क ऑन द कंप्यूटर्स पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको कंप्लीट करके देना है. देन मूविंग ऑन द फ्रीलांसर. अब फ्रीलांसर आप सोच रहे होंगे कि फ्रीलांसर क्या होता है. ओके, सो बहुत फ्रीलांसर ऐसे, फ्रीलांसर का मतलब आप ये समझिए कि आपको काफ़ी नॉलेज है, आप M.Pharm कर लिया है, आपने काफ़ी नॉलेज गेन कर लिया, आप कंपनी के अंदर वर्क करते थे 5-10 साल और आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो एक चीज़ है. इसके अलावा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं. तो यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट और कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, आपको अपनी, जैसे बहुत सारी वेबसाइट है जैसे freelancer.com, तो अपने प्रोजेक्ट्स जो आप करके देते हैं वो उस पर आपको डालने होते हैं. आपके प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके उस पर डालते हैं तो कंपनी जो है आपको अप्रोच करती हैं. तो यहाँ पर फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट होती है. तो फ्रीलांसर लाइक जो साइंटिफिक मीडिया की एडिटिंग सर्विसेज होती हैं, ओके, और एडिटिंग जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पर भी जाते हैं. इसके अलावा और भी जो KPO से रिलेटेड वर्क होते हैं वो भी फ्रीलांसर कर सकते हैं. तो यहाँ पर कनेक्शन आपके कॉन्टेक्ट्स की बात है और आपके प्रोजेक्ट्स आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किए हैं उसकी बात है. तो बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताता हूँ. एडिट एज एक कंपनी है, ओके, वो फ्रीलांसर को रिक्रूट करती हैं. कैक्टस कम्युनिकेशन एक कंपनी है, वो फ्रीलांसर को रिक्रूट करती है. यहाँ पर फ्रीलांसर मतलब आपको कंपनी में नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम करना है. तो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है अगर वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है. और यहाँ फ्रीलांसिंग में ऐसा भी होता है, आप किसी जॉब में इन्वॉल्व है, सपोज मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ और मैं फ्रीलांसिंग की भी करना चाहता हूँ जॉब, तो मैं अपने प्रोजेक्ट जो मैंने अपने खुद के कुछ प्रोजेक्ट किए हैं वो डाल सकता हूँ. अगर मुझे मिलता है तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता है मैं उसमें उस वर्क को कर सकता हूँ. तो फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है जिसको कि आप किसी भी टाइम पर आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर देख सकते हैं और कुछ लोग इसको फुल टाइम इसको करते हैं. ओके, देन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो आप जानते ही हैं कितना बड़ा हाउस है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. ओके, तो कितना बड़ा मार्केट है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का. सो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पीपुल रिक्वायर लाइक R&D. यहाँ पर जो फार्मास्यूटिक्स के जो पीपुल हैं, केमिस्ट्री के जो पीपुल हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है. इसमें टॉक्सिसिटी, जिन्होंने फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में M.Pharm किया है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो कॉस्मेटिक बन के आ रहा है उसमें सभी तरह की चीज़ें ज़रूरी है. केमिस्ट्री भी ज़रूरी है, फार्मास्यूटिक्स भी ज़रूरी है, किस तरह से लिक्विड फार्मूलेशन, सेमी सॉलिड फार्मूलेशन बनेगा, वैसलीन किस तरह से बनेगी, पाउडर, टेल्कम पाउडर किस तरह से बनेगा, पॉन्ड्स, आपने कंपनी देखी पॉन्ड्स है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बड़े बड़े हाउसेज है, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं ये. ओके, सो कॉस्मेटिक प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है. ओके, सो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं. क्लियर? एंड you can get the very good salary. Even you can start your own production house of for cosmetic. Okay, तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप जॉब करें या एंटरप्रेन्योरशिप इन द कॉस्मेटिक स्टार्ट करें. आप लोगों को पता ही है कि आजकल कितने हर्बल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कॉस्मेटिक के अंदर, एंड इट रिक्वायर एवरीथिंग, प्रोडक्शन एज वेल एज मार्केटिंग. ओके, दीजिए कॉस्मेटिक प्रोडक्शन के अलावा और क्या किया जा सकता है. देयर आर 2 more थिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक you can also start your C&F business. Okay, C&F business. Okay, so C&F business क्या है basically? C&F business. Okay, so what is C&F business? C&F business means carry and forward. Okay, तो यहाँ पर समझिए carry and forward क्या होता है.
कैरी एंड फॉरवर्ड का मतलब है कि जैसे होलसेलर्स के पास में जहाँ जैसे कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब वो अपना कोई एक डीलर अपॉइंट करेगी, ओके। तो उसके लिए क्या होता है, हर एक स्टेट के अंदर, पूरी जैसे राजस्थान है तो जयपुर के अंदर या और कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, वहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड होती हैं पार्टीज़, उनको कैरी एंड फॉरवर्ड का वर्क दे दिया जाता है, मींस उनको डीलर अपॉइंट कर दिया जाता है, ओके। सो यहाँ पर कैरी एंड फॉरवर्ड का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, बट द स्टूडेंट्स और द पीपल हु आर वेरी गुड फाइनेंशियली साउंड जो हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, वो इसमें आ सकते हैं, ओके। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में आप होलसेल फार्मा का बिजनेस भी कर सकते हैं, ओके। होलसेल फार्मा का बिजनेस आप कर सकते हैं, तो यहाँ भी काफ़ी अमाउंट इन्वॉल्वमेंट होता है, ओके। 10-15 लाख रुपए से स्टार्टअप होता है। तो ये है बिजनेस आपके एंटरप्रेन्योरशिप में। एक और है यहाँ पर कि जैसे प्री क्लिनिकल रिसर्च में एनिमल हाउस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ओके। सो कुछ लोग अपना एनिमल हाउस स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। दे कैन स्टार्ट देयर एनिमल हाउस, ओके। सो यहाँ पर कम ही लोग स्टार्ट करते हैं, ओके, बिकॉज इट रिक्वायर, यहाँ पर क्या होता है कि एनिमल को किल भी किया जाता है और उनका प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है, कुछ केसेस में किया जाता है और कुछ केसेस में ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है, ओके। तो जनरली यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, बट कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो एनिमल हाउस स्टार्ट कर सकता है। जनरली जो रिसर्च लेबोरेटरी होती है उनके साथ ही एनिमल हाउस होता है, ओके। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ फील्ड बताया फार्मास्यूटिकल्स के स्कोप के, ओके। सो दीज आर सम फील्ड्स। अब यहाँ आप लोगों की इच्छा है कि आप लोगों को किस फील्ड में मूव करना है, आप लोगों का किस में इंटरेस्ट है। मैंने समराइज वे में आपको मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट वे में आपको समराइज किया है सारे फील्ड की। बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को यहाँ पर डीपली डिटेल देने की कोशिश नहीं की है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, उसमें होता क्या है वो बताया, और सैलरी कितनी मिलती है ये बताया, ओके। वर्किंग नेचर कैसी होगी ये आप लोगों को उस फील्ड में जाने के बाद पता लगेगा। तो जनरली बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन से फील्ड में जाए, ओके। सो ये मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस में है, आप लोगों की नेचर कैसी है। जैसे कि एक सिंपल सी बात करते हैं, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि बी फार्म करने के बाद मार्केटिंग चूज कर ले, ओके। तो यहाँ दो तरह के बच्चे होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है या कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट है। तो जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो अच्छे मार्केटिंग के पर्सन हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट अच्छे मार्केटिंग के पर्सन जनरली नहीं होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी अगर अपने आप को इम्प्रूव करें तो हो जाएंगे, ओके। सो इट्स अप टू यू एंड योर नेचर कि आपकी कैसी नेचर है, आपका इंटरेस्ट किस में है। हमें काम वही करना चाहिए जिसमें हमें मज़ा आए। अगर आपको मज़ा आएगा तो आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे, ओके। सो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं होता जिसका स्कोप नहीं होता, क्योंकि फार्मा है तो उसका स्कोप है, इसीलिए है। आप ये मत सोचिए कि स्कोप नहीं है, ओके। और अगर आप उसमें अच्छा करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ऐसा भी आ गया है कि आप बीच में भी आप माइग्रेट कर सकते हैं, ओके। सो देयर आर सो मेनी फील्ड, ओके एवरीवन। सो होपफुली आप लोगों को आज स्कोप के बारे में समझ में आ गया होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। सो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को शेयर करें सभी अपने फ्रेंड्स में, जिन्होंने अभी तक 12th में डिसीजन नहीं लिया है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। एज वेल एज अदर जो आपके अदर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करें।